नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं धनंजय कुमार। कभी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में हम साथ में काम किया करते थे मुंबई में, और धनंजय जी काफी तेज तर्रार पत्रकार रहे हैं, जानकारी के एनसाइक्लोपीडिया हैं और बिहारी बाबू हैं। तो बिहार के चुनाव के बारे में जो उठापटक चल रही है और वोटर्स लिस्ट को अपडेट करने में, कुछ नाम काटने में जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, उसके बारे में मेरे ख्याल से हम चाहते थे कि धनंजय कुमार से बात किया जाए और वहां की राजनीतिक जो स्थिति है उसके बारे में भी, क्योंकि वहां आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन था, महागठबंधन था, जो कांग्रेस के साथ में, लेफ्ट के साथ में, तो नीतीश कुमार, जो कि उन्होंने पलटू राम का एक विशेषण अपने लिए स्वीकार किया है, तो पलटू राम पलटते जाते हैं। अब इस बार इस चुनाव में पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री तो अब होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में से आवाजें उठ रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न था कि बिहार में भाजपा का शासन आए। अब अटल जी ने कहा होगा, अटल जी ने तो बहुत कुछ कहा था, अटल जी ने तो राजधर्म की बात भी कही थी। तो नरेंद्र मोदी जी राजधर्म तो निभाए नहीं कभी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, यानी राजधर्म वो तो याद नहीं रहा, मगर बिहार में सत्ता पाना है, ये न के न प्रकारेण। तो अब हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं, तो हम धनंजय कुमार जी के पास ही सीधा चलेंगे। धनंजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आमतौर पर हमारे चैनल में गुजराती में हम करते हैं और दुनिया भर के गुजराती देखते हैं हमारा चैनल, मगर गुजराती जो लोग हैं वो हिंदी बराबर भलीभांति समझते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपसे बात किया जाए और आपका स्वागत करते हुए बिहार की ताजा परिस्थिति और ये वोटर्स लिस्ट का क्या झमेला है, उसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। बाद में कुछ सवाल होंगे तो हम जरूर आपसे पूछेंगे, मगर आप स्वयं प्रकाश डालें कि वहां के चुनाव का माहौल क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। जी धनंजय जी। जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम आपको कि आपने मुझे अपने महत्वपूर्ण चैनल पे बुलाया। और ये जैसा कि आपने कहा कि दुनिया भर के गुजराती देखते हैं, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है कि आपके माध्यम से, चूंकि आप तो हमारे बहुत सीनियर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, आप समकालीन के संपादक थे। मैं जनसत्ता में लिखता था, पढ़ता था, वहाँ काम करता था। जी तो ये सौभाग्य की बात है कि हम आपके साथ आपके चैनल पे हैं और आपने इतनी इज्जत मुझे बख्शी है। बिहार की जो स्थिति है वो बड़ी, जिसको कहे क्रांतिकारी स्थिति, सहज स्थिति नहीं है। और सहज स्थिति इसलिए नहीं है कि जितने प्रकार के दांव होते हैं, जितने प्रकार के, आपने अपने प्रस्तावना में भी कहा येन केन प्रकारेण, तो जितने तरीके के दांव है, नरेंद्र मोदी जी तो दांव मारने में मार ही रहे। आप तो आपने बता ही दिया। वो धर्म जो है उनके लिए भी वो भी एक दाव है, धर्म भी दाव है। और आपने ये भी कहा कि वाजपेयी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। वाजपेयी जी ने यह भी कहा था कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान की आत्मा है। वाजपेयी जी ने यह भी कहा था कि फिलिस्तीन की वो जमीन है और इजराइल को खाली करनी पड़ेगी। यस। मोदी जी कहाँ कह रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। मोदी जी इजराइल के साथ जाके खड़े हैं। मोदी जी इसलिए खड़े हैं कि अब वाजपेयी जी के समय में मुसलमानों का विरोध सबसे बड़ा एजेंडा नहीं था बीजेपी को सत्ता में आने का। देश तब कुछ था कि हमको कुछ बदलना है, कुछ करना है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी को जो वोट मिला 2014 के चुनाव में, वो बहुत योगदान था वो वाजपेयी जी का। और मैं कहता हूं कि ये धूल झोंकी इन लोगों ने, देश की आंखों में धूल झोंकी। लेकिन आप एक गौर कीजिए कि बिहार में जो आपने जिक्र किया कि बिहार में क्या है,
बिहार में 2015 का चुनाव मैं आपको याद दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी जी का शीर्ष काल 2014 के चुनाव में भारी मतों से बहुमत आ गया था, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बहुमत आया और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। मोदी मोदी नारा चला करता था उस वक्त, गुजरात से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर के अमेरिका तक। उस समय भी जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो बीजेपी बाहर हो गई सत्ता से। जी 58 सीटें आई थी, 243 सीटें हैं बिहार में, उसमें से मात्र 58 सीटों पर बीजेपी रह पाई थी। और 2005 से जो सत्ता का आनंद ले रही है बीजेपी वहां, वो नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके आनंद लेती रही। कंधे पर बैठ के मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी नीतीश कुमार बाहर हुए, बीजेपी से अलग हुए, नीतीश कुमार तो सत्ता में रहे, बीजेपी सत्ता में नहीं रही, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी कोई है नहीं दुनिया में। इतने राष्ट्रभक्त जो है, जितना बीजेपी में है उतना राष्ट्रभक्त तो किसी दुनिया की पार्टी में है नहीं। सारे राष्ट्रभक्त यहीं जमा हो गए हैं। बाकी जो राष्ट्रद्रोही हैं वो सब अलग है, बीजेपी विरोधी है, मोदी विरोधी है, हम लोग उसी में गिने जाते हैं। पता नहीं गुजरात में आपको लोग क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग यही कहते हैं कि आप लोग तो मोदी विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, हिंदू विरोधी है। लेकिन हम जानते हैं हमें राष्ट्र और धर्म से नकली प्यार नहीं है, असली प्यार। और बिहार में हमें जो उनके खेल चल रहा सर्टिफिकेट है, कहाँ चाहिए? हमें उनके सर्टिफिकेट कहाँ चाहिए? हम जो एग्जैक्टली, है वो है, इस देश को प्यार वो है करते हैं, इसको मोहब्बत करते हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। वो कौन है हमें सर्टिफिकेट देने वाले? एग्जैक्टली। तो बिहार में जो कर रहे हैं, बिहार में बीजेपी की स्थिति खराब है, दो तरह से खराब है। एक तो नरेंद्र मोदी जी की छवि वहां बहुत खराब है, शुरू में भी बढ़िया नहीं थी, जैसा मैंने बताया 2015 के चुनाव में। फिर जो है नरेंद्र मोदी जी, ये जो सीज फायर हुआ ना अभी पाकिस्तान से जो लड़ने गए थे, मिट्टी में मिला दूंगा, मतलब पहलगांव में अटैक हुआ और मधुबनी बिहार जाकर के बोल रहे हैं। अरे और अंग्रेजी में भी वहां, बोले। हाँ मतलब इतनी दूर गए कि परमाणु बम फेंकना पड़ेगा मारने के लिए, उनको इतना डर था कि क्या पता वहां से कोई मिसाइल फेंक दे पाकिस्तान। तो बिहार के मधुबनी चले गए। मधुबनी पेंटिंग बड़ी दुनिया में फेमस है, और मखाना भी वहीं का फेमस है। जो मखाना उद्योग लगवा रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी कि मखाना उद्योग लगेगा, मखाना वहीं होता है मधुबनी में। लेकिन उस उद्योग से किसको फायदा होगा ये मोदी जी जानते हैं, बिहार के लोग नहीं जानते हैं। मोदी जी जानते हैं किसको फायदा हो रहा है, बिहारी नहीं जानते कि मखाना उद्योग से किसको फायदा होगा। अब जब वो उन्होंने जाके कहा वहां कि हम मिट्टी में मिला देंगे, बिहार जाके बोलने की क्या जरूरत थी? और बोला तो बोला, सीज फायर करने के बाद फिर वहां गए, 4 बार अब तक जा चुके हैं 2-3 महीनों में, और फिर जाकर के बोला देखिए हमने जो वादा किया था वो निभाया, हमने मिट्टी में मिला दिया। लोगों ने सवाल किया कि वो 5 आतंकवादी कहाँ हैं जो पहलगांव में मार के भागे? किसकी वजह से वो घुसे? कौन दोषी है? रोहिंग्या दोषी है, बांग्लादेशी दोषी है, कांग्रेसी दोषी है? कौन दोषी है जिसकी वजह से वो आतंकवादी आए? और आए तो कहाँ गए? क्या वहीं बीजेपी का झंडा लेके तो कहीं नहीं बैठे हुए हैं? ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी का झंडा लेकर के भारत माँ की जय बोल करके वहीं बैठे हो कहीं। एक रिपोर्ट आई थी हरि भाई, आपको तो पता होगी, कि जितने ईडी सीबीआई के छापे पड़े उसमें से जित सारे लोग बीजेपी में लगभग शामिल हो गए, लगभग बोल रहा हूँ, अपवाद स्वरूप कुछ बच गए, जो नहीं गए, वो चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो केजरीवाल स्टालिन हो, हो, कुछ लोग हैं जो नहीं। स्टालिन हो। और जो बीजेपी में गए सब संत हो गए, धुल गए। तो ये जो दिख रहा है, जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं, क्या बिहार के लोगों को नहीं दिखता है? सब अंधे हैं बिहार में, आंखें बंद हो गई हैं, सूरदास हो गए हैं सब। सूरदास को भी सब दिखाई पड़ता था, बाल लीलाएं लिख दी उन्होंने। तो बाल लीलाएं अगर दिखती है सूरदास को, तो बिहारियों को भी जो है ये आरएसएस लीला, बीजेपी लीला, मोदी लीला दिखाई पड़ रही है। और वो कह रहे हैं कि जो सीज फायर किया, क्यों किया सीज फायर? आपको तो मौका था, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, आपने मनमोहन सिंह के समय कहा था। तो अभी तो मौका था, अभी तो पीओ के कब्जा कर लेते। न, जो आप याद कीजिए 2019 लोकसभा,
जब 370 हटाया जा रहा था, तो आपके प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह जी, वो सरदार पटेल से भी आगे हैं। 4-5 पायदान ऊपर है सरदार पटेल से। सरदार पटेल उनसे प्रेरणा ले रहे हैं वहां स्वर्ग में बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि जो है ऐसे सीना ठोका था, हम पीओ के भी लाएंगे। कब लाएंगे? अगली पीढ़ी लाएगी। अभी तो मौका था। बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि भैया वो मौका था, मौका क्यों गवाया? तो कायर कह रहे हैं बिहार के लोग इनको कि कायर प्रधानमंत्री। अब वहां हिंदू कार्ड नहीं चल रहा है, वहां ये शौर्य कार्ड जो खेला था पाकिस्तान से वो भी फ्लॉप हो गया। उन्होंने जाति गणना की घोषणा की। आपको याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जाति जी जनगणना करवाएंगे। जाति कार्ड खेल दिया। कहाँ कह रहे थे कि जाति तो है ही नहीं देश में, 4 तो जाति है, और जाति की जो बात कर रहे हैं वो जातिवाद फैला रहे हैं। बिहार में आप जाके क्या करने गए जाति गणना करने के लिए? आप जातिवाद फैला रहे हैं। और बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है। नीतीश कुमार जो इनकी सरकार के मुखिया हैं बिहार में, वो करवा चुके। 65% आरक्षण बढ़ाया उन्होंने कि 65% आरक्षण हम देंगे पिछड़ों दलितों को। रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान में यह प्रावधान नहीं है, और संविधान में प्रावधान है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अब उस आरक्षण को बढ़ाने के लिए 2 रास्ते थे। रास्ता नंबर 1 कि जो तमिलनाडु में जिस तरह से हुआ है वैसे ही नवम अनुसूची में दर्ज कर दिया जाए, जी 9 शेड्यूल में दर्ज किया जाए। दूसरा ये था कि आप कैप हटा देते। आपके पास बहुमत है, आप 370 हटा सकते हो, आप जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप तो सर्वव्यापी सर्व शक्तिमान हो। अवतारी पुरुष है। हाँ, भगवान राम को घर दे सकते हो आप। 500 साल बेचारे भटक रहे थे राम, उनको आपने ठिकाना दिया। इससे बड़ा कौन हो सकता है? जो राम को घर दे, उससे बड़ा कौन हो सकता है? लेकिन लेकिन अयोध्या की 5 सीटें हार गए। अयोध्या डिवीजन की 5 सीटें हार गए। वो तो सर अयोध्या वाले नरक भोगेंगे। मोदी जी को एक आंसू रुलाया है, वो नरक भोगेंगे अयोध्या वाले। लेकिन बिहार जो है ना सर, वो राम जी की ससुराल है। वहां राम जी को भी गाली पड़ती है। बिहार में राम जी को भी गंदी गाली दी जाती है हाँ, कि ससुराल है वहां। शारदा जी सिन्हा एक बड़ी फेमस सिंगर हुई बिहार की, आप जानते ही होंगे उनको। उनके कई गीत हैं जिसमें जो शादी के समय गालियां दी जाती, वो वाली, ये वाली गाली नहीं जो बीजेपी के नेता दिया करते हैं, वो गाली की बात नहीं कर रहा। या जो भक्त दिया करते हैं, राइट साइड कमेंट बॉक्स में अक्सर देखिएगा, अलग अलग चैनल पे मैं जाता हूँ, भक्त गाली देते हैं। हालांकि मैं गाली में खुद ही पीएचडी हूँ, मैंने भी गाली में पीएचडी किया, तो कई सारी डिग्रियां मेरे पास गाली की। बहरहाल, तो बिहार में जिस सिचुएशन है उसमें बीजेपी के सारे तोते उड़ गए हैं, पिंजड़ा खाली है। क्योंकि जी नीतीश कुमार सबसे बड़े जो उनके कार्ड थे, वो नीतीश कुमार को इन्होंने शिथिल कर दिया, गौन कर दिया। और नीतीश कुमार के जो वोटर थे वो किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में। बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है बिहार का जो लीड कर सके। मोदी जी में वो क्षमता नहीं बची जो बिहार को एक अलग दिशा दे सके वहां के नागरिकों को। चिराग पासवान और मांझी पैरासाइट है, वो बीजेपी के साथ है तो जीतेंगे। अगर अकेले लड़ लें तो आपको याद हो अगर कि 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हुए थे चिराग पासवान, तो मात्र 144 सीटों पर लड़ा था और 1 सीट पे जीता था। और वो भी सीट पे जो जीता था बाद में चला गया जेडीयू में, चूंकि वो विधायक जो है अपने दम पर जीता था, वो चिराग पासवान के दम पर नहीं जीता था। जी ये है चिराग पासवान की स्थिति। मांझी जी, चिराग पासवान खुद भयभीत है कि जो वोट कटेंगे उनमें उनके कास्ट के लोग वोट ज्यादा कटेंगे, क्योंकि दलित महादलित इनके वोट ज्यादा कटेंगे। इनके पास ही प्रमाण पत्र नहीं है, दलितों के पास, महादलितों के पास। पिछड़ों के पास तो फिर भी है। जो लालू प्रसाद का वोटर है, जो नीतीश कुमार का वोटर है, उसके पास प्रमाण पत्र है, क्योंकि उसके पास कुछ जमीन भी है, कुछ घर भी है, कुछ तमाम चीजें भी है, वो दबंग भी है। तो घाटा किसका होगा? पहला घाटा होगा जीतन राम मांझी का, दूसरा घाटा होगा रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान का। अब बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी के जो मूल वोटर हैं, कोर वोटर जिनको कहते हैं हरि भाई, बिहार में वो सवर्ण है और बनिया, जी दो ही जात है।
सवर्ण में सबसे जो उनके करीबी हैं, जो सबसे ज्यादा क्लोज हैं, वो भूमिहार है। 3% के आसपास उनका वोट बैंक है। राजपूत वोट बैंक लेकिन राजपूत जो है वो आरजेडी के साथ भी है। जगता बाबू जगदानंद सिंह जो है अभी के कुछ समय पहले तक अध्यक्ष थे। उनके बेटे बक्सर से सांसद है सुधाकर सिंह, राजपूत ही है। तो ये राजनाथ सिंह को भेजा गया कि कम से कम राजपूत वोट तो लेके आइए। एक राजकुमार सिंह हुआ करते थे, आपको याद होगा, अडवाणी जी का रथ उन्होंने ही रोका था। उस समय आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे। बाद में इनके ऊर्जा मंत्री बने बीजेपी के। हाँ, भाजपा में शरीक हो गए। और बाद में उनको हरा दिया लोगों ने। उसके लिए सम्राट हाँ चौधरी को दोषी ठहराते हैं राजकुमार सिंह कि तुम्हारी जी वजह से मैं हारा। तो उसके अलावा एक और नेता है जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, अभी देखिए मैं अचानक नाम भूल गया। राजीव रंजन नाम है शायद उनका। हम्म, वो मंत्री भी थे वाजपेयी जी के समय। जी वो भी राजपूत नेता है। लेकिन राजपूत नेताओं को वहां अहमियत नहीं है। बीजेपी में वहां दो तरह के नेता है, या तो ब्राह्मण नेताओं को अहमियत है या भूमिहार नेताओं को अहमियत है। और अब जी जब से कुमार को कट करना है तो पिछड़ों को भी वैल्यू देने लगे हैं। पिछड़ों में जो सम्राट चौधरी है कोयरी समाज से आते हैं, लेकिन कोयरी समाज में उनकी कोई जड़ नहीं है, कोई उनका है नहीं। उनके पिताजी भी हार गए। तो अब ये तमाम हथकंडे जो अपना रहे हैं, उनको पता है कि बिहार में अगड़ा पिछड़ा होगा। और अगड़ा पिछड़ा होगा क्योंकि नीतीश कुमार को जो उन्होंने धोखा दिया है, वो भी इनके खिलाफ जा रहा है। कि नीतीश कुमार को बेइज्जत करने का काम इसी ने किया है। जैसे आपने कहा, पलटू राम की बात आपने कही। देखिए राजनीति जो है, राजनीति में जो मैं समझता हूँ या जो लोग आज की तारीख में समझते हैं, विचारधारा राजनीति नहीं है अब, सत्ता राजनीति। सत्ता राजनीति, सही बात। और सत्ता की राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है मैं कहाँ हूँ। जैसे जी मोदी जी कह सकते थे कि मैं 10 साल प्रधानमंत्री रह गया, अमित शाह जी आप प्रधानमंत्री बन जाओ। क्योंकि हमारे बीजेपी में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के जो ठीक बगल वाला होता है वो प्रधानमंत्री बनता नहीं, बेचारे अडवाणी जी रह गए, कहीं आप भी न रह जाओ, तो इसलिए प्रधानमंत्री बन जाओ। ऐसा मोदी जी कह सकते थे, क्या कमी थी? हमको राष्ट्रपति बना देना, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, दुनिया घूमते रहेंगे, कह सकते थे। नहीं कहा। और दुनिया में जाके बोल रहे हैं कि तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री बनाया भारत की जनता ने, 140 करोड़ की जनता ने। क्या 140 करोड़ जनता ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया? कैसे बनाया? 240 पर 240 सिमट सीटें आई। गए। 240 सीटें आई। उसमें भी लोग कह रहे हैं कि कितनी बेईमानी की। महाराष्ट्र में तो खूब आरोप लग रहा है कि 36,000 या 46 लाख वोट जो है वो घपला है उसमें। जी तो बिहार में जो वोटों का ये किया जा रहा है, घपला किया जा रहा है, वो घपला इसीलिए है कि जो बैकवर्ड क्लास का वोट है, दलितों का वोट है, पिछड़ों का वोट है, वो कट जाए ताकि वो वोट देने नहीं आए। जी और जब वोट देने नहीं आएंगे तो सवर्णों का वोट, बनियों का वोट, चूंकि वो दबंग हैं, पैसे वाले हैं, उनका वोट बढ़ जाएगा। इनका वोट घटना है वो घट जाएगा। तो ये एक दाव है। लेकिन बिहार के आप जानते हैं कि चाहे वो 74 75 का दौर हो, चाहे आजादी का वक्त हो। आजादी के वक्त में गांधी जी गए थे चंपारण। जी और चंपारण का नाम इसलिए लिया जाता है कि उसके पहले तो नेता लड़ते थे देश की आजादी के लिए। गांधी जी जब चंपारण गए तो किसानों को जोड़ दिया और देश का आम आदमी आजादी में शामिल हो गया था कि हमारे लिए भी आजादी जरूरी है। ये गांधी जी का योगदान माना जाता है, चंपारण का योगदान। वैसे ही जेपी का जो मूवमेंट है, उसमें शुरुआत तो गुजरात से हुई थी। मेस में जो है फीस बढ़ा दी गई थी 2-4 रुपया उसकी वजह से। लेकिन उसकी क्रांति जो है, उसकी चिंगारी जो है, लपट बनी बिहार में। और बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। आरक्षण का भी आप याद कीजिएगा, सबसे ज्यादा विरोध हुआ था 90 में, याद कीजिएगा तो बिहार में कई लड़के मारे गए थे, गोली चली थी। मैं उस समय पटना में ही था। बॉम्बे आ गया था लेकिन पटना गया हुआ था। और वहीं गोली चली थी, सामने दो लोगों की लाश गिरी। तो वो जगह जो है, आपको और बताऊं, ये जो रेलवे वाला अग्निवीर वाला जो आंदोलन हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश में, बिहार में 2 दफ्तर जला दिए गए थे बीजेपी के। आपको बिहार के, आप बीजेपी के दफ्तर देखेंगे, सब आलीशान दफ्तर बनाए गए हर जिले में। उन दोनों दफ्तरों को जला दिया था। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस समय थी, रेणु नाम था शायद, रेणु जी या क्या, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ उनका भी। उनका भी घर जला दिया गया था। ये है इनकी जी हैसियत। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि बिहार में आक्रोश है, गुस्सा है। और तेजस्वी को रोकना इनके लिए आसान नहीं, इसलिए सारे घोड़े खोल दिए। जी।
लालू ने कोई ऑफर दिया है, वापस आ जाओ नीतीश, ऐसा कहते हैं, मगर नीतीश क्या करेंगे? देखिए, ऑफर की बात तो है नहीं। लालू जी ने बड़ा पहले कहा था, जैसे आप शरद पवार को याद कीजिए। शरद पवार ने कहा था कि राजनीति में कोई द्वार बंद नहीं होता है, बातचीत दोबारा बंद नहीं होती, संवाद बंद नहीं होता। लालू जी ने भी वही कहा कि राजनीति में कोई बंद नहीं होता, दरवाजा बंद खुलता नहीं है, खुला रहेगा। बीजेपी वाले बंद करते हैं, लेकिन आपको याद होगा बीजेपी वाले ने कहा था दरवाजा बंद। अमित शाह जी जाकर के बिहार जाकर के बोल के आए थे, दरवाजा बंद नीतीश बाबू, आपके लिए दरवाजा बंद। बाद में खोल हाँ। दिया दरवाजा। तो बिहार के एक नेता संजय, डॉक्टर संजय पासवान, जो वाजपेयी जी के समय एचआरडी स्टेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा जी। कि दरवाजा तो बंद था, कुंडी नहीं लगाई थी। तो हवा से जी। गेट खुल गया। हवा जी। से गेट खुल गया, और सामने मोदी जी बैठे थे, उधर से नीतीश जी दिखाई पड़े, दोनों आके गले मिल गए। अगर जी। नहीं गले मिलते तो 12 दूनी 24 सीट जो आई, 12 सीट बीजेपी की, 12 सीट नीतीश कुमार की, तो क्या होता, क्या सरकार बनती? ये बड़ा सवाल। तो नीतीश कुमार चुप हैं, उनकी चुप्पी सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि कहा जा रहा है कि पूरा जेडीयू को कब्जा कर लिया है बीजेपी ने, जो अभी भाजपा ने। जी भाजपा बीजेपी ने, ने। भाजपा हाँ। ने, जी हाँ। भाजपा ने, हाँ। बीजेपी ने। जी। तो जी। वो जो है, जो अध्यक्ष है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उनको अरुण जेटली ने भेजा नीतीश कुमार के पास कि इनको अपनी पार्टी में रख लीजिए। जी। प्रशांत किशोर एक नेता है, आपको याद होगा, उनको भी वो ये भी अमित मोदी जी शाह जी के, ने कहा। वो मोदी जी के नुमाइंदे हैं हर जगह पर। जी, लेकिन लेकिन उनके पास ईडी सीबीआई भी है, किसी को डरा सकते हैं। हाँ। हालांकि बिहार में लोग डरते नहीं, क्योंकि ईडी सीबीआई क्या लेके जाएगा वहां। बीजेपी के नेताओं ने ही पैसा कमाया, बाकी लोगों ने नहीं कमाया पैसा, ये भी जान लीजिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, ये सब बीजेपी के नेता है। जी। यही तो कमाई वाली जगह है। जी। तो उसके बाद क्या है, वहां पे जो जातीय समीकरण है हरि भाई, वो बहुत गहरा है। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर के जो एक दबंगई थी, कि जो सवर्ण जातियां, ऊंची जातियां थी, वो दबंगई करते थे, उसको ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। वो कर्पूरी ठाकुर के जमाने से चला है ना? बिल्कुल, कर्पूर ठाकुर ने किया, लेकिन उस समय दबंग जातियां थी, दबंग थी, उस तरह से नहीं था गांव में। अभी लगातार तो उनका शासन है ना, हम्म। पिछड़ों का और दलितों का पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट्स है। जी। तो जी। अब चीजें, पूरी सिनेरियो बदल गया है। तो ये वोटर्स लिस्ट को अभी जो अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी तो भाजपा का मित्र पक्षी है, तो वो है क्या अभी? होने क्या जा रहा है? 2003 का जो लिस्ट है ना, अपलोड किया है, उसमें क्या होगा? देखिए, 2003 में भी बीजेपी की सरकार थी। जो 2003 हुआ था, उस समय भी वाजपेयी जी की सरकार थी। उनको ही लगा था कि, अच्छा नाम क्या दिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। गहन मतलब 15 दिनों इंटेंसिव में, के। 15 दिनों में। जी नहीं, 26 दिन है। हाँ। नहीं, मतलब अभी 26 अभी तो जुलाई महीने तक है। बाकी रहे। जी, अभी हाँ। तो समझने में टाइम लग रहा है लोगों को कि हो क्या रहा है। तो हाँ। देखिए, कितने लोग भर पाते हैं वो तो पता चलेगा। लेकिन जो नई मतदाता सूची आएगी, उसके बाद हंगामा मचेगा गांव गांव, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और जी। मुझे डर है कहीं गृह युद्ध वाली स्थिति ना हो जाए, अगड़ा पिछड़ा ना हो जाए, सरकार से भिड़ंत ना हो जाए। क्या होता है वो तो सर आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो गुबार जो है ठहरा हुआ है। मगर बिहार वैसे क्रांति की भूमि तो है ही है, और परिवर्तन की भूमि भी है, और बिहार की जनता मेरे ख्याल से पॉलिटिकली कॉन्शियस है, और पूरे देश में बिहारी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, ये तो कोई नकार नहीं सकता, आईएएस आईपीएस वगैरह में। तो आप आने वाले कल को कैसे देखते हैं? यानी कि सरकार में कौन फिर आ सकता है, भाजपा की स्थिति यदि खराब है तो? देखिए सर, बिहार में हम कहते हैं कि दो काम होता है बिहार में। एक पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ाते हैं। मतलब लपड़ थप्पड़ करते हैं, गोली चलाते हैं, या वो करते हैं। दो ही तरह के लोग वहां रहते हैं। जी। लेबर, एक तो आपने कहा आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वगैरह बनते हैं। लेबर बनते हैं, वो जाते हैं दूसरे दूसरे
बाकी जो वहाँ लोग बचे हुए हैं वो मारपीट करने में, पैसा कमाने में, ऐसे करने में, वैसे करने में मास्टर है। कोई किसी से भिड़ लेगा, कोई किसी से डरता नहीं है वो, क्योंकि सबके पास ये है, बराबर। सबके पास सत्ता है, सब जाति ताकतवर अब है। अब कोई जाति वहां कमजोर नहीं है, किसी को नहीं कह सकते कि ये कमजोर जाति है। सब जाति जहां जो जो बहुमत में है वो दबंग है। अब है कि कौन आएगा जीत करके। अभी तो देखिए पलड़ा भारी लग रहा है आरजेडी का, महागठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले कुछ महीनों में बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। अभी तो बताया जा रहा है कि 58 ऑब्जर्वर उन्होंने भेजे हैं और 58 सीटों को फोकस कर रहे हैं कि इन 58 सीटों को फोकस करके हम मैक्सिमम नंबर लेकर के आए। पिछली बार को जो चुनाव हुआ था 2020 में, वो 110 सीटें आई थी, आरजेडी और कांग्रेस और सबको मिलाकर के 110, इनको 125 सीटें आई थी। हम्म। नहीं 100 कितना हो गया, हाँ 125 78, सीटें आई थी। जी 78 नहीं, क्या आरजेडी कह रहे हैं सर? 78 नहीं थी आरजेडी की। वो नहीं, वो तो उनकी 80 हो गई थी, इनकी अच्छा, हाँ। जी इनकी 79 है अभी। हाँ उस समय 78 आई थी, बाकी दूसरी पार्टी के लोग भी शामिल हो गए हाँ, उनके। वो MIM वगैरह के। AIMIM के, अब AIM भी गठबंधन में आना चाह रहा था, लेकिन तेजस्वी ने उसको मना कर दिया, क्योंकि जब वो AIM तो आएगा। वो तो मोदी के नुमाइंदे होंगे ना, असदुद्दीन एग्जैक्टली, ओवैसी। एग्जैक्टली। हाँ। जी, मगर इसका तो इसलिए कैसा, प्रशांत किशोर का असर कैसा होगा? प्रशांत किशोर अभी शुरुआत, अभी देखिए नाई नाई कितने वाला, हमारे यहाँ कहावत है, नाई नाई कितने वाला, अभी उतारता हूँ हुजूर। तो अभी चुनाव होगा तो समझ में, जो पुरानी पार्टियां हैं, जो जमी हुई पार्टियां हैं, उसकी हैसियत नहीं दिख पा रही है, तो ये कहाँ से आ जाएंगे। बराबर। अब अगर 2-4-5 सीट आए और अगर किसी को जरूरत हो 2-4-5 सीट की, तो शायद हो, लेकिन पता चला 5 सीट आई और 5 सीट कहीं चली गई, ये भी हो जाता है कि 5 सीट आई AIMIM की और वो चली गई बीजेपी में, आरजेडी में। जी। मायावती की सीट आई चली गई जेडीयू में, चिराग पासवान की सीट आई चली गई जेडीयू में, ये भी होता है। मुकेश सहनी की सीटें आई चली गई बीजेपी में। तो बराबर। इसलिए आसान नहीं है, लेकिन अभी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा आरजेडी की तरफ बढ़त है, महागठबंधन की बढ़त है। और ये सारी जी। कवायद जो कर रही है बीजेपी, ये वो भी जान रही है कि ये बढ़त है, इस बढ़त को काटने के लिए क्या करें, इसीलिए इतने सारे दाव खेले गए। अब वाह। दाव कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी। 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 मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा विश्लेषण करा। आपको शॉर्ट नोटिस पर हमने रिक्वेस्ट करी थी, और आपने बिहार का चित्र जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, हमारे दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में उनके प्रतिभाव हम चाहेंगे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में। आज इतना ही। और बस मिलते हैं फिर। नमस्कार।